नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 66th बीपीएससी का मॉक टेस्ट 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज टेलीग्राम और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आईने किसको कहा जाता है? जहांगीर की 12 घोषणाओं को, जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक को, जहांगीर द्वारा बनाई गई पेंटिंग को, जहांगीर द्वारा नूरजहां को दी गई उपाधि को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, आईने जहांगीरी है जो, वो जहांगीर की 12 घोषणाओं को कहा जाता है। आईने अकबरी में वर्णित अकबर कालीन सूबों की कितनी संख्या थी? ठीक है, ये अकबर कालीन सूबे की संख्या पूछ रहे हैं और काहे में? आईने अकबरी में जो वर्णित थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आईने अकबरी में 12 सूबे मेंशन्ड है, वैसे 15 प्रोविंस थे टोटल। तो आपको ये कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वो 3 प्रोविंस कौन से थे जो आईने अकबरी में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आईने अकबरी पहले लिखी गई थी और उसके बाद 3 और बढ़ गए थे, तो वो 3 कौन से हैं वो आपको बताना है। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में वितिक्ची पद का संबंध है मुगल तोपखाने के अधिकारी, अमल गुजार के अधीन राजस्व लिपिक, टकसाल निरीक्षक, न्यायिक अधिकारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, जो वितिक्ची थे वो अमल गुजार के अधीन राजस्व लिपिक को कहा जाता था। भारत में मजदूर आंदोलन से संबंधित निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लेबर मूवमेंट इन इंडिया? शशिपद बनर्जी, भारत श्रमजीवी मैगजीन, बीपी वाडिया, मद्रास मजदूर यूनियन, एनएम लोखंडी, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जवाहरलाल नेहरू, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एनएम जोशी ने की थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये जो आपने अटक का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एनएम जोशी थे और बाद में इन्होंने यहां से अलग होकर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर डी। बहिष्कार का प्रथम उल्लेख किसने किया? कृष्ण कुमार मित्र ने साप्ताहिक पत्र श्रमजीवी में, लाला लाजपत राय ने समाचार पत्र यंग इंडिया में, बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र केसरी में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो बहिष्कार जिसको बॉयकॉट बोलते हैं, इसका सबसे पहली बार कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी श्रमजीवी में, जो कि एक साप्ताहिक था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट कंपोज्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, या ज्ञान योग? तो देखिए, ये जो तीनों बुक्स हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती की हैं, और ये जो ज्ञान योग है ये बुक है जो स्वामी विवेकानंद की है। तो आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान योग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस एज एनुअल नेशनल फेयर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की उपमा दी है? बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक का कौन सा फेमस स्टेटमेंट है इस कांग्रेस के बारे में? उन्होंने कहा था कि हम वर्ष में अगर एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो उससे कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला। उसके अलावा अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? 3 दिनों का तमाशा। और बिपिन चंद्र पाल के हिसाब से ये एक याचना संस्था थी। निम्नलिखित में से किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन
की उपाधि दी गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द टाइटल मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? कस्तूरबा गांधी, मैडम बीकाजी कामा, इनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू? इसका आंसर है मैडम बीकाजी कामा, जो कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की एक सहयोगी थी, जिन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में पहली बार हरा, पीला, लाल रंग का भारतीय झंडा फहराया था। क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास्ड बाय कांग्रेस ऑन 22 जुलाई 1942 इन नासिक, 22 जुलाई 1942 नासिक में, 14 जुलाई 1942 वर्धा में, 17 जुलाई 1942 साबरमती में, 15 जुलाई 1942 बंबई में। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14 जुलाई 1942 वर्धा में। निम्नलिखित को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता, शिमला समझौता या कोलंबो सम्मेलन। तो देखिए, ताशकंद समझौता है जो, ये आपका 1966, या इसकी तो डेट भी याद रखनी होगी, 10 जनवरी है ना। उसके अलावा फिर पंचशील समझौता ये हुआ 1954 में। उसके बाद शिमला समझौता ये हुआ 1972 में, और कोलंबो 1962 में। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा? 2, 4, 1 और फिर 3। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन मीसोजोइक कल्प से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मीसोजोइक एरा? जुरासिक, क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक। देखिए, ये जो जुरासिक है, क्रिटेशियस है और आपका ट्रियासिक है, ये तीनों ही मीसोजोइक एरा से हैं, ठीक है। और आपका ये कार्बोनिफेरस है, ये आपका पेलियोजोइक एरा से है। अगर इन तीनों के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले ट्रियासिक, उसके बाद फिर जुरासिक और फिर लास्ट में क्रिटेशियस। तो आंसर हो जाएगा सी, कार्बोनिफेरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बेनियोफ जोन? इट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। निम्नलिखित में से क्या बेनियोफ जोन से के बारे में सही पूछ रहे हैं? यह भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है, यह अमेजन के सदाबहार वनों से संबंधित है, यह समुद्री तल में स्थित खनिज क्षेत्र है, विनाशात्मक प्लेट किनारों से संबंधित है। इट बिलोंग्स टू एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन। इट इज a mineral zone located in the sea floor. It is related to the destructive plate margin or none of the above or more than one of the above. तो देखिए, इसका जो बेनियोफ जोन का ये पार्ट सही है और इसके अलावा ये पार्ट भी सही है। These are related to the earthquake and volcanoes, ठीक है। बेनियोफ जोन, it is related to destructive plate margin, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ई। और ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में कि जब दो प्लेट्स है ना आपस में जब टकराती हैं तो उससे होता क्या कि जो भारी वाली है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की वाली है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है ना। तो इस रीजन को जहां पे सबडक्शन होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? बेनियोफ जोन, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक अपक्षय का कारण नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग? इंसोलेशन, फ्रॉस्ट एक्शन, एक्सफोलेशन या हाइड्रेशन? आतपन, तुषार क्रिया, अपस्तरण या जल योजन? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, हाइड्रेशन। क्योंकि हाइड्रेशन है जो वो क्या है? वो एक केमिकल वेदरिंग का पार्ट है और जो आपका बाकी ये जो तीनों है ये फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग का पार्ट है। निम्नलिखित में से क्या सही है? मोरैन, एस्कर, ड्रमलिन ग्लेशियर टोपोग्राफी की स्थलाकृति है। मोरैन, एस्कर, ड्रमलिन आर ग्लेशियल टोपोग्राफी। यू शेप वैली इज ए रिवराइन टोपोग्राफी। यू आकृति घाटी नदी घाटी की स्थलाकृति है। रेग और हमादा है जो ये समुद्र तटीय स्थलाकृति है। रेग और हमादा आर कोस्टल टोपोग्राफी। बरखान और जो प्लाया झील है ये मरुस्थलीय स्थलाकृति है। बरखान और प्लाया लेक्स डेजर्टिक टोपोग्राफी है। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ए और डी है जो ये दोनों ही सही हैं। मोरैन, एस्कर और ड्रमलिन है जो
ये ग्लेशियल टोपोग्राफी का पार्ट है। और जो ये बरखांस और प्लाया झील है ना, ये पता है हमको टेम्परेरी झील्स होती हैं और ये जो जहाँ पे डेजर्टिक रीजन में ही बना करती हैं, तो ये मरुस्थलीय स्थलाकृति का पार्ट है, डेजर्टिक टोपोग्राफी। इसके अलावा जो यू शेप्ड वैली है, जो इसके बारे में अगर बात करें तो ये नदी घाटी स्थलाकृति ना होकर के ये एक ग्लेशियल टोपोग्राफी है, ठीक है, ग्लेशियल। इसके अलावा रेग और हमादा है जो, ये दोनों डेजर्ट टोपोग्राफी है, ठीक है, मरुस्थलीय स्थलाकृति है। और हालांकि इनके जो एजेंट हैं वो क्या है, विंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पर दो सही हैं। कौन सा, ए और डी। निम्नलिखित में से क्या अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्लेट वॉल्केनिज्म? डेक्कन ट्रेप, पराना प्लेट्यू, ड्रैकनबर्ग्स प्लेट्यू, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए इंटरप्लेट वॉल्केनिज्म है जो, ये सभी उसका पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? बेंजुएला करंट, फाकलैंड करंट, कैनरीज करंट या ब्राजीलियन करंट? तो देखिए गर्म पूछ रहे हैं, है ना, तो बेंजुएला भी कोल्ड है, फाकलैंड भी कोल्ड है, कैनरीज भी कोल्ड है, और ब्राजीलियन करंट है जो, ये वार्म करंट है ना, या हॉट कह लीजिए। इन सब की लोकेशन आप एक बार मैप में जरूर देखें। पहले मैं कई बार इनकी लोकेशन आपको दिखा चुका हूँ, एक दो टेस्ट में पिछले। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इनकी एक बार लोकेशन देखें और अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट्स के माध्यम से वो पूछें। व्हाट इज अनट्रू रिगार्डिंग एंटी साइक्लोन? ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं पहली बात, और एंटी साइक्लोन को लेकर के पूछ रहे हैं। प्रति चक्रवात के बारे में क्या असत्य है? केंद्र पर निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब। तो देखिए सेंटर पे तो होता है हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन में, और साइक्लोन में होता है लो प्रेशर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि केंद्र पर निम्न होगा, तो ये हो गया आपका गलत। पूछ रहा था असत्य, ठीक है, तो एक तो मिल गया। अब देखना है और तो नहीं है कहीं। हवा की गति केंद्र से बाहर की ओर होती है, तो हमेशा हवा हाई टू लो जाती है, ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर जाएगी क्योंकि सेंटर पे हाई प्रेशर बनता है। मौसम वर्षा रहित होता है, तो वर्षा जहां जहां लो प्रेशर होता है, जहां जहां साइक्लोन्स बनते हैं, वहां वहां वर्षा की अधिकता देखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, क्योंकि एंटी साइक्लोन वाली कंडीशंस में मौसम वर्षा रहित होता है। यह प्राय विषुवतीय क्षेत्रों में अनुपस्थित होते हैं। दे आर ऑफन एब्सेंट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। ये बात भी एकदम सही है। इक्वेटर के आस वाला जो रीजन है उसमें ये नहीं होते, वहां पर साइक्लोन्स पाए जाते हैं ना। और नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दूसरा कोई स्टेटमेंट सही गलत नहीं मिला, सारे ही सही हैं एंटी साइक्लोन को लेकर के, सिवाय एक के। तो आंसर हो जाएगा ए। मैच मेजर माइनिंग एरियाज एंड मिनरल्स रिसोर्सेस। मेसाबी रेंज, कटंगा रीजन, किम्बर्ली या चिहुआहुआ। तो देखिए मेसाबी है जो, वो आपका आयरन ओर के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है, यूएसए में। कटंगा रीजन है जो, वो कॉपर के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है आपका, जायरे में। आपका जो किम्बर्ली है वो गोल्ड के लिए फेमस है, और ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और चिहुआहुआ है जो, वो सिल्वर के लिए मैक्सिको में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, BADC। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज स्लाइटली डिन्यूटेड एंशिएंट प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार न्यून अनाच्छादित प्राचीन पठार है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये स्लाइटली डिन्यूटेड ना होकर के हाईली डिन्यूटेड है ना। हाईली डिन्यूटेड मतलब उच्च अपक्षरित है ना, उच्च है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं। इन हिमालयाज देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, बट इन पेनिनसुलर प्लेट्यू देयर आर वर्टिकल मूवमेंट्स। ये एकदम सही बात है। हिमालय में क्षैतिज गति के उदाहरण है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में ऊर्ध्वाधर गति के हैं। उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित पर्वत श्रृंखला है। अरावली रेंजेस इज रिलिक्ट माउंटेन्स रेंजेस बिलोंगिंग टू द कार्बोनिफेरस एरा। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये कार्बोनिफेरस एरा से ना होकर के प्री कैम्ब्रियन की है। ये हमको पता है, क्योंकि हमें पता है कि अरावलीज कैसी है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना। और तो ये हो जाएंगे आपकी प्री कैम्ब्रियन। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना प्लेट्यू, गोंडवाना लैंड। तो ये भी सही है
कि पेनिनसुलर प्लेट्यू गोंडवाना का ही पार्ट है। तो बी स्टेटमेंट भी सही है और डी स्टेटमेंट भी सही है और पूछा भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ई। काली तथा तीस्ता नदी के मध्य हिमालय के विस्तार को किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट नेम डू यू नो द एक्सपेंशन ऑफ हिमालयाज बिटवीन रिवर काली एंड तीस्ता? पंजाब हिमालयाज, ये तो आपके सिंधु नदी से लेकर के सतलज तक है। S2S कुमाऊं है जो वो सतलज से लेकर के काली तक है, और नेपाल है जो वो काली से लेकर के तीस्ता तक है, और असम है जो वो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है काली से लेकर तीस्ता तक, तो नेपाल हिमालयाज। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के संबंध में क्या सही है? What is right about the removal of vice president from office? By submitting his resignation to the president, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर, राज्यसभा passes a resolution, लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर, लोकसभा passes a resolution, दोनों सदनों में बारी बारी से संकल्प पारित करके, passing a resolution by both the houses, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर भी उपराष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं, और राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके भी ऐसा किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ई। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा किंतु दोबारा निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए: वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन यहां पर याद रहे कि राजेंद्र प्रसाद भी 1950 में निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन ये जो पराजय वाला पॉइंट है ये नीलम संजीवा रेड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा मूल अधिकार आर्टिकल 21 से के अंतर्गत नहीं है? देखिए, राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्रदर्शन एवं धरना का अधिकार, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग राइट्स, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए आर्टिकल 21 में नहीं पूछा है, तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग राइट्स है ये है जो आपका प्रदर्शन एवं धरना का अधिकार, ये आर्टिकल 19 का पार्ट है। यद्यपि इसमें हड़ताल और बंद का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। और राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, और राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, ये तीनों ही आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड? पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 20 या पार्ट 21? नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 21। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? संविधान के मूल कर्तव्य किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए? मूल कर्तव्य वल्लभ भाई पटेल की कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, सप्रू कमेटी या KM मुंशी कमेटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। वहीं सरदार पटेल कमेटी है जो वो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है, और जो सप्रू कमेटी है ये आपके DPSP से जुड़ी हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? द प्रेसिडेंट्स प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मनी बिल, नए राज्यों का निर्माण, धन विधेयक, राज्य हित में कराधान, इम्पोजिशन टैक्सेशन इन द स्टेट इंटरेस्ट, अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य समागम पर प्रतिबंध, बैन ऑन इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए ये जो प्रायर परमिशन है, राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति है, वो इन सभी में आवश्यक है। क्योंकि सभी में आवश्यक है तो इसका आंसर हो जाएगा ई। व्हाट इज अनट्रू अबाउट द एस्टिमेट कमेटी? अनट्रू, ठीक है, यानी कि नॉट ट्रू। इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही बात है लोग सारे के सारे लोकसभा में होते हैं 300 मेंबर। इट डज नॉट इंक्लूड राज्यसभा, जब 300 लोकसभा से हैं तो राज्यसभा से नहीं होंगे, तो ये भी सही है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडिंग ऑस्टेरिटी कमेटी। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ये भी एकदम सही बात है। और समिति के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर 5 years। 5 नहीं, ये चुनाव हर वर्ष होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक पावर ऑफ राज्यसभा? आर्टिकल 312, आर्टिकल 249, आर्टिकल 109 या आर्टिकल 67? तो देखिए, आर्टिकल 109 है जो वो धन विधेयक और लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, और यहां पूछ रहा है राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, है ना। तो जब राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों के बारे में बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 109। 312 क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद आर्टिकल 249 क्या है? राज्य सूची में संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून। और 67 क्या है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 109। क्वेश्चन आर इज हेल्ड इन द पार्लियामेंट 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक, 12 से 1 या 1 से 2, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बजे से 12 बजे तक। प्रत्येक सदन की बैठक का पहला घंटा होता है ये, जिसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। आर्टिकल रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस 105, आर्टिकल 117, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 326? तो इसका आंसर है ए 105। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। इसमें 3 तरह की प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है कि पहला गिरफ्तारी के संबंध में, दूसरा आपका कोर्ट में विटनेस से रिलेटेड, और जो तीसरा है वो है संसद के अंदर इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छूट है। आर्टिकल 117 आपका फाइनेंस बिल से रिलेटेड हो गया, 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 105। और आर्टिकल 326 क्या है? ये छूटा जा रहा था, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, समान वित्तीय गति। इसका एक उदाहरण है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति, रिटार्डेड मोशन या मंद गति, स्टैटिक मोशन या पैरेलल मोशन, समानांतर गति। तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो, वो आपका एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा ए। Force needed to keep the circular motion of an object is called centrifugal force, centripetal force, spherical force या circular force। तो ये पूछ रहे हैं कि किसी भी वस्तु के वित्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गोलाकार या वृत्ताकार? तो वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। द टाइम टेकन इन रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, किसी उपग्रह की परिक्रमा में लगने वाला समय है सीधे अपने द्रव्यमान के लिए अनुपातिक, इसके द्रव्यमान के विपरीत अनुपातिक, इसके द्रव्यमान का स्वतंत्र, उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट होता है जो, वो डिपेंड करता है एक तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट पर, ठीक है, और दूसरा अपने जो मास है उसका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास और डिपेंडेंट ऑन हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा ई। अवोगाड्रोस नंबर इज 6.023 into 10 to the power 23, 6.023 into 10 to the power 24, 6.023 into 10 to the power 20 या 6.023 into 10 to the power 16। इस तरह के कभी कभी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ फेमस जगहों से आ जाते हैं। होता क्या है ये एवोगाड्रो नंबर? इसका मतलब है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित इकाइयों की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और ये है आपका 6.023 into 10 to the power 23। ठीक है, किसी बुक में 6.022 भी दिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें यही माना जाता है 6.023। Who among the following has given the periodic classification of elements? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, मोस्ले या जे थॉमसन? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है जो, वो मोस्ले वाला मान्य है,
और सबसे पहले जो दी थी वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पानी में घुलनशील, पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ध्रुवीय विलायक का अघुलनशील, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो देखिए जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक यौगिक होते हैं जो, वो सॉलिड स्टेट्स में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, बैड कंडक्टर। इसमें नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये सारे सही हैं सिवाय सी के, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लोरीन, मस्टर्ड गैस, इनको मैच करना है कंपाउंड्स को और उनके यूजेस को। अमोनिया रेफ्रिजरेंट, प्रोड्यूसर गैस फ्यूल, या वाटर गैस वेल्डिंग वर्क। तो सारे ही सही हैं, ए बी सी डी इज द आंसर। आंसर इज ए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही का पता लगाएं। कोशिका भित्तीय प्रोटीन और लिपिड अणुओं से बनी हुई है। यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जबकि सेल वॉल है जो, वो सेलुलोस और चिटिन की बनी हुई होती है। वहीं कोशिका झिल्ली सेलुलोस और चिटिन की बनी हुई है, ऐसा ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन है जो, वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म नाभिक या केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म नाभिक केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। बताइए बाहर वाला इनमें से कौन सा है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपका बाहर पाया जाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म है जो, ये अंदर पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, बाकी सब गलत है। आम का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, ये सब तो याद करने होते हैं कि कौन सा मीजोकार्प है, कौन सा पेरिकार्प है, कौन सा थैलमस है, कौन सा एंडोस्पर्म है ना। तो ये सब आपको याद करें। तो आम के बारे में कहें तो मीजोकार्प है। क्यों? क्योंकि ऊपर की परत छिलका हटा देते हैं हम उसका, और गुठली भी नहीं खाते, अंदर की बीज का हिस्सा खाते हैं, तो मीजोकार्प। ठीक है। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा हार्मोन फूलने में, फूलने का मतलब फूल देने में मदद करता है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स हेल्प्स इन फ्लावरिंग। ठीक है, ऑक्सिन, ये क्या है, ये तो ग्रोथ हार्मोन है। उसके बाद गिबरेलिन है जो, वो है जो आपका फूल देने में मदद करता है। साइटोकिनिन, ये क्या है, ये सेल डिवीजन में काम करता है, सेल डिवीजन। ठीक है। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड, ये है जो, ये आपका अगेंस्ट द ग्रोथ काम करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गिबरेलिन। Which among the following is a recent addition in the Ramsar list of international importance from बिहार। बिहार से रामसर सूची का अंतरराष्ट्रीय महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। गोगाबील झील, बाल्दिया चौर, कंवर झील, या घोरा कटोरा झील। उपर्युक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए ये जो आपकी कंवर झील है, ये बिहार की इकलौती ऐसी लेक है जो कि बेगूसराय में सिचुएटेड है, स्थित है, और कबरताल भी कहते हैं इसको। और ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, यानी फ्रेश वाटर गोखुर झील। ठीक है, मीठे पानी की गोखुर झील। और इसको 1989 में बर्ड सेंचुरी का दर्जा मिला था। तो आंसर हो जाएगा कंवर झील। हाल ही में सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड सियासत में सदस्यता रिसेंटली। फागू चौहान, विजय कुमार चौधरी, सुशील मोदी, विनोद नारायण झा। फागू चौहान। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है विजय कुमार चौधरी। और ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रिलीज की थी बुक, जिसका टाइटल था सियासत से सदस्यता, और ये ऑथर्ड बाय द बिहार असेंबली स्पीकर। ठीक है, क्या नाम है इनका, विजय कुमार चौधरी। इन अ रीसेंट विजिट टू बिहार इन द मंथ ऑफ सितंबर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ई गोपाल ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का पर्पस क्या है। सितंबर के महीने में बिहार की हालिया यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है। बिचौलिए के हस्तक्षेप के बिना किसान की कृषि उपज को बाजार में बेचना, बिल्कुल सही। पशुपालकों की सहायता के लिए डिजिटल माध्यम उत्पादकता
स्वास्थ्य और मवेशियों के आहार से संबंधित जानकारी प्रदान करना, ये भी एकदम सही। देश में किसानों की आय को बढ़ाना, ये भी सही। और कौशल मानचित्रण के आधार पर अप्रवासी श्रमिकों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, ये भी एकदम सही। तो ये एक जानकारी देने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर है ई। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिहार में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन स्थापित करने के लिए एक संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन सी संस्था थी जिसके साथ हस्ताक्षर हुए हैं? आईटी दिल्ली, आईएससी बेंगलोर, आईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरोलॉजी पुणे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो संस्था थी आईआईटी दिल्ली। बिहार सरकार द्वारा देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन रेज्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट? स्वाभिमान वाहिनी, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, करुणा वाहिनी, या 18 बटालियन? तो पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का नाम क्या है? स्वाभिमान वाहिनी। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, शीलभद्र यादव, जगलाल चौधरी, विनोद नंद झा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बिहार में जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे वो थे शीलभद्र याजी। बिहार में आजाद दस्ता का गठन किसने किया? जेपी नारायण, श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलतराम, सियाराम सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आजाद दस्ता था वो सियाराम सिंह ने गठन किया था उसका। बिहार का नाम बिहार राज्य किसके द्वारा दिया गया था? हु गेव द बिहार स्टेट इट्स नेम बिहार? मुगल्स ने, मौर्यंस ने, अंग्रेजों ने, या तुर्कियों के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तुर्कियों के द्वारा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज नेम्ड एज तुगलकपुर बाई मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बिहार के किस जिले का नाम तुगलकपुर था? दरभंगा, बक्सर, मुंगेर, पटना, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर है दरभंगा, तिरहुत। हु डिमोलिश द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने ध्वस्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने, बख्तियार खिलजी ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बख्तियार खिलजी। ये वो स्लाइड है जिसको आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।